बैक पेन की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है लोगों को। कई बार कारण इतना सिंपल होता है लेकिन हम भागते रहते हैं उसको बड़ी बीमारी समझ के इतनी इतनी फाइलें बना लेते हैं एमआरआई करवा के। लेकिन कई बार बहुत छोटी सी चीज करने से ही उसमें आराम आना शुरू हो जाता है। 100% ठीक आप अपने आप भी कर सकते हो। मतलब उसका नेचुरल ढंग से इलाज किया जाए, बहुत ही आराम से नेचुरल तरीके से ही उसका इलाज होगा। बोलते हैं कि जी पोस्चर करेक्शन कर लो, पोस्चर करेक्शन दो। खाली पोस्चर करेक्शन से आप उस पोस्चर को मेंटेन बहुत कम टाइम के लिए रख पाओगे, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रख पाओगे। काम करते वक्त लोग काम में ध्यान चला जाता है तो पोस्चर के बारे में लोग भूल ही जाते हैं, जिससे कि ये समस्या बढ़ जाती है। डेफिनेटली। तो चोट लगने पर भी उसको मूव करना जरूरी होता है। जिनको बैक की प्रॉब्लम होती है ना जी, जब वो डॉक्टर के साथ कंसर्न करते हैं तो डॉक्टर सीधा सीधा ये बोल देता है कि आपको ये जिंदगी भर रहेगी प्रॉब्लम, ठीक नहीं हो सकती। क्या ये ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। अपने एरिया में बोलते हैं कि जी मन के दब गए आपके, डिस्क अंदर से फट के बाहर आ गई, जो नॉव को कंप्रेस करना स्टार्ट किया, रिकवर हो जाएगी पूरी तरीके से। 100% रिकवर हो सकती है वो। बैक पेन की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है लोगों को। ज्यादातर ये कॉर्पोरेट्स में देखी जाती है, ड्राइवर्स में देखी जाती है और आम लोगों में भी अब आजकल हो रही है, और उम्र के साथ भी होती है और छोटे लोगों में भी, बच्चों में भी होने को अब दिख रही है। तो क्या कारण रहेंगे? देखो कई सारे कारण हैं। वैसे तो सबसे जो मेन कारण बैक का है जो वो पोस्चर है, जो इंसान का पोस्चर है, जिस पोस्चर में हम बैठते हैं, जिस पोस्चर में हम पूरा दिन काम करते हैं, ज्यादातर हम जिस पोस्चर में रहते हैं। और बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि जिस गद्दे पे वो सोते हैं वो भी एक बहुत बड़ा जो है कारण है बैक एक की, जिनको दिक्कत है उसके साथ रिलेटेड है वो। कई सारे और कारण भी हो सकते हैं, डिजेनरेशन हो सकती है, या कोई जैसे बोलते हैं ना स्पेस कम हो गया तो नर्व कंप्रेशन हो गई उस वजह से हो गया, कोई इंजरी हो गई उस वजह से हो गया, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स है बहुत सारे, उसके वजह से भी हो सकता है। कई बारी कारण इतना सिंपल होता है लेकिन हम भागते रहते हैं उसको बड़ी बीमारी समझ के इतनी फाइलें बना लेते हैं एमआरआई करवा के। लेकिन कई बार बहुत छोटी सी चीज करने से ही उसमें आराम आना शुरू हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पेशेंट्स पे ये आजमा के देखा है। जब बैकएक के साथ हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहला काम जो मैं बोलती हूँ, फोन पे किसी ने पूछा, जैसे वो पीरियड जो पिछला पीरियड गया जब कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, फोन पे उनको हमने यही बताया, कैस्टर ऑयल खा लो, कैस्टर ऑयल लगा लो जी, 10 से 20 ml कैस्टर ऑयल पी लो और कैस्टर ऑयल का एक पैक अपने पीठ पे लगा लो हीट के साथ। इतना भर करने से ही बहुत सारे लोगों की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाती है। तो कई बार जो समस्या उतनी बड़ी होती नहीं है जितनी बड़ी हम और जिनसे हम जाके मिलते हैं वो बना देते। डॉक्टर्स बहुत शैतान है, बहुत शैतान हो चुके हैं डॉक्टर। वो जानबूझ के पेशेंट के सामने ऐसी पिक्चर क्रिएट की जाती है कि भाई साहब तुम्हें तो कोई बचा ही नहीं सकता था, तुम हमारे पास आ गए हो इसीलिए तुम बच गए हो या शायद बच जाओगे, जबकि दिक्कत कोई होती ही नहीं है। कई चीजें ऐसी होती है जो सेल्फ करेक्शन वाली होती है, उसमें खाली हमें किसी में पोस्चर करेक्ट करना है। अब कई काम ही इस तरह के हैं, जैसे हम आजकल हमारे पास एक पेशेंट आ रहे हैं वो डेंटिस्ट है, तो उनका काम है पूरा दिन झुक के करना काम, तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेन पड़ेगा, तो जो जॉइंट है वो उसका अब्यूज हो रहा है एक तरह से, तो वो डिजेनरेट होगा या उसमें समस्याएं आएंगी। कई लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम या ये प्रॉब्लम आती है, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, कोई वायरल फीवर हो गया। इतनी समस्या बढ़ गई है अभी रिसेंटली, वो जो आपने बोला टीके लगे उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम क्रैश कर चुका है। हमारा इम्यून सिस्टम इतना क्रैश कर गया कि एक छोटा सा वायरल फीवर होने के बाद जॉइंट्स इतने इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे कि 6-6 महीने स्टिफनेस के साथ बंदा परेशान रहता है, जॉइंट सूज गए, हिल नहीं पा रहा, और बोल देंगे गठिया हो गया तुमको, तुम्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। अब तुम ये गोली का नाम बताना नहीं चाहती, मैं बोल दूं, वो खाने शुरू कर दो, स्टीरॉइड्स, हाँ स्टीरॉइड्स कुछ भी है, वो ही गोली तुमको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या है, माइंड की प्रोग्रामिंग उनकी चेंज कर दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्फ्लामेशन को कम करके उसको 100% ठीक आप अपने आप भी कर सकते हो। मतलब उसका नेचुरल ढंग से इलाज किया जा सकता है, बहुत ही आराम से नेचुरल तरीके से ही उसका इलाज होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन होगी ना अंदर, तो उसको कम करना है हमने। वो वायरल लोड बढ़ गया इतना ज्यादा कि उसने हमारे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन कर दी, तो उसमें एक गोली
से आप एक दिन में कितनी बार उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करोगे? वो इन्फ्लेमेशन हो ना, अंदर से जो उसका कारण है उसको भी तो ठीक करना चाहिए ना, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो हम वो करते हैं, जड़ को पानी देंगे, पत्ते तो अपने आप हरे भरे हो जाएंगे, फूल भी बहुत सुंदर आएंगे, फल भी मीठा आएगा जी। पानी तो जड़ को देना चाहिए। तो हम वो बोतल में ऊपर ऊपर स्प्रे करने वाला काम नहीं करते हैं जी। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या एडवाइस करेंगे जिनको बैक एक की प्रॉब्लम है? देखिए जी, बैक एक के बारे में बात करने से पहले उसके कारणों के बारे में बात करेंगे कि जो ऑलरेडी आप पूछ चुके हो कि पोस्चर या फिर जो उनका काम ऐसा है कि ड्राइवर हैं तो कॉर्पोरेट वर्कर हैं, तो इसमें उनका सीटिंग पोस्चर है, कंटिन्यू किस पोस्चर में बैठे रहते हैं जी। और जो पोस्चर कंटिन्यू वो इतने साल से बैठे हुए हैं, उससे जो उनके बोन के अंदर जो चेंजेस आ गए हैं, जो उसके ज्वाइंट के अंदर चेंजेस आ गए हैं, तो एक तो उनको ठीक करने की जरूरत है जी, उनका पोस्चर भी बिल्कुल। तो जैसे मैं पोस्चर के बारे में बात करूं, जो मैं आपको टिप्स दूं, तो हम जो हमारे शोल्डर हैं वो ईयर लेवल, कान के लेवल पे हों, तो हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे। ये जरूरी है कि आपकी नेक में पेन ना आए। तो अगर हम यहां से पोस्चर करेक्ट करना शुरू करेंगे तो अपने आप पूरी बॉडी का होगा। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखें। अगर आप थक जाते हो, लंबा बैठना है, मसल उतनी स्ट्रेंथ नहीं है मसल की, तो आप बैक को सपोर्ट करके रखो, पर स्ट्रेट रखो। फिर हम हिप की बात करेंगे। हिप अब आपका 90 डिग्री फ्लेक्शन पे हो, इसके अकॉर्डिंग आप अपने चेयर को एडजस्ट करो। फिर आपका नी का जो फ्लेक्शन है वो भी 90 हो जी। और फुट रेस्ट प्रॉपर हो कि वो 90 जो एंगल है नी पे भी हिप पे भी वो मेंटेन रहे। ठीक है जी। और दूसरा जो चीज है उसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग करो, क्योंकि विदाउट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप जब तक आपकी मसल ताकतवर नहीं है तो उस पोस्चर को वो होल्ड नहीं कर सकती। ये बात क्लियर है कि जो लोग नहीं बताते, बोलते हैं कि जी पोस्चर करेक्शन कर लो, पोस्चर करेक्शन करो। खाली पोस्चर करेक्शन से आप उस पोस्चर को मेंटेन बहुत कम टाइम के लिए रख पाओगे, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रख पाओगे। आप खुद देखो कि आप अगर पोस्चर किसी दिन आपको ध्यान आए कि पोस्चर ठीक रखना है, आप बैठ जाते हो थोड़ी देर बाद। जनरली लोग ना ऐसे हो जाते हैं, हाँ, फिर हो जाते हैं, यही रहते हैं, और वो मतलब स्ट्रेंथनिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और काम करते वक्त लोग काम में ध्यान चला जाता है तो पोस्चर के बारे में लोग भूल ही जाते हैं, जिससे कि ये समस्या बढ़ जाती है। तो कॉमनली वो क्या कर सकते हैं इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए? तो अब हम अगर नेक से बात करें, कि मैंने बताया आपको कि पूरा पोस्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो जो स्क्रीन है वो मेंटेन करें आई लेवल पे जी। ठीक है जी। पोस्चर जो आपके शोल्डर हैं वो ईयर लेवल पे हों, गर्दन पीछे करके रखें, और साथ में कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें कि जो कि मैं अभी आपको करके बता देता हूं। एक पहली है, दोनों हाथ आगे करेंगे और पूरा जो शोल्डर ब्लेड हमारे पास आने चाहिए उसको खींच के 10 काउंट होल्ड करेंगे। ठीक है जी। 10 रिपीटेशन इसकी करेंगे। फिर है दोनों शोल्डर पीछे करके देन लिफ्ट, जिसको हम शोल्डर श्रग बोलते हैं, इसको होल्ड करेंगे। और तीसरी एक्सरसाइज है नेक को पीछे खींच के चिन को अप नहीं करना, अपने चिन को टक इन करके यहां होल्ड करना है। इसको आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज बोलते हैं जी। इसको 10 काउंट तक होल्ड करके 10 रिपीटेशन। इन तीनों एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन आप कहीं भी अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो तो बीच में, हालांकि 5 मिनट के ब्रेक में ये सारी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो जी, जिससे आपको नेक की प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। हाँ, बैक की मैं बात करूं तो बैक के लिए एक आइसोमेट्रिक बैक जी, जो कि आपने कमर के नीचे हाथ रखना है और कमर को दबा के 10 सेकंड तक रोकना है। एक ये एक्सरसाइज। एक टमी को टक इन करके होल्ड करना है जी, तो ये कोर को स्ट्रेंथनिंग करेगी। और आइसोमेट्रिक ग्लूट्स, दोनों ग्लूट्स को स्क्वीज करके होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए और 10 बार 10 रिपीटेशन इन सारी एक्सरसाइज की करो। तो ये आपके लोअर बैक के लिए, जो कि अभी पेन स्टार्ट नहीं हुआ है उनके लिए फायदेमंद है, या फिर थोड़ा बहुत पेन है या अनइजीनेस है उनके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। जिनको पेन स्टार्ट हो गया है तो वो एक बार आके हमें दिखाएं कि हम देखें कि कहां पे पोस्चर में प्रॉब्लम है, कहां पे उनका कर्वेचर चेंज हो गया है, कौन सी मसल को स्ट्रेंथ अप करने की जरूरत है,
वो फिर इंडिविजुअली वो कस्टमाइज है फिर वो। और एक और मैं बताना चाहता हूं कि जो जरूरी है, जो सिटिंग जो जिनकी जॉब है, कोई भी ड्राइवर है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, तो एक तो उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि बैठे रहने से उनकी ग्लूट्स वीक हो जाती हैं। ग्लूट्स वीक होंगी तो प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर आपकी लोअर जो बैक पे आएगा, पैरास्पाइनल मसल पे आएगा, तो ग्लूट्स को भी स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। तो मेरी सलाह उनको ये है कि वो बीच में, जब बीच में ब्रेक मिलता है तो थोड़ा जितना भी वॉक कर सकते हैं वो वॉक करके दोबारा काम अपना शुरू कर लें। सर इसी बात पे मैं बात करना चाहूंगा कि कितनी देर तक उन्हें पीसी पे बैठ के काम करना चाहिए, कितनी देर तक उन्हें, मतलब स्पेसिफिक टाइम है कोई कि इतनी देर बाद रेस्ट लेना जरूरी है हमारे शरीर के लिए? देखो, हर किसी की वो तो कैपेसिटी अलग अलग है, पर 30 से 40 मिनट बाद हमें ब्रेक लेके और एक बार मसल को थोड़ा मोबाइल कर लेना चाहिए कि वो उस कंडीशन में ना जाए कि मसल वेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। अगर ग्लूट्स वीक होगी तो उनको हील पेन आ सकता है, नी पे इफेक्ट आ सकता है। ठीक है जी। और जो आपने बात बोली ड्राइवरों में क्या प्रॉब्लम आती है कि उनके कई बार तो मीडियल साइड घुटने में पेन आता है, क्योंकि जब ब्रेक से और क्लच पे जब शिफ्ट करते हैं पैर उस टाइम, या क्लच से ब्रेक पे शिफ्ट करते हैं या एक्सीलेटर पे शिफ्ट करते हैं, तो या तो उनके नी के मीडियल साइड पेन आता है या फिर उनके पैर के बाहर वाली साइड पेन आता है। तो उनके लिए भी हम स्पेशल एक्सरसाइज करा सकते हैं उनको। वो एक बार हमसे आके मिले, उसके लिए तो फिर कस्टमाइज है, उसको जो भी जिसको भी जो जरूरत है। सर कॉमनली ऐसे देखने को मिलता है जिनको बैक की प्रॉब्लम होती है ना जी, जब वो डॉक्टर के साथ कंसर्न करते हैं तो डॉक्टर सीधा सीधा ये बोल देता है कि आपको ये जिंदगी भर रहेगी प्रॉब्लम, ठीक नहीं हो सकती। क्या ये ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। देखिए जी, क्या है कि जो पंजाब में नॉर्मली बोलते हैं, हरियाणा में बोलते हैं, अपने एरिया में बोलते हैं कि जी मन के दब गए आपके, उसमें डिस्क हमारी या तो बल्ज होता है या प्रोट्रूजन होता है, मतलब डिस्क अंदर से फट के बाहर आ गई, जो नॉर्व को कंप्रेस करना स्टार्ट किया। वो बिल्कुल अलग कंडीशन है। बैक पेन एक अलग कंडीशन है, वो रेडिकुलोपैथी स्टार्ट होगी। तो रेडिकुलोपैथी में हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और उसकी स्टेज देखी जाएगी कितना स्टेज है। रिकवर हो सकती है। बेसिकली पेशेंट की मेन कंसर्न यही होता है कि रिकवर हो जाए, टाइम वो देने के लिए तैयार होते हैं, रिकवर होने की उनको मेन कंसर्न रहता है। रिकवर हो जाएगी पूरी तरीके से? 100% रिकवर हो सकती है वो। बेसिकली कुछ महीने तक उसको इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, वही फिर हम आते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच पे कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए और हीलिंग को एक्सेलरेट करने के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच, और साथ में उनकी स्ट्रेंथनिंग। जब भी किसी बॉडी पार्ट पे इंजरी होगी तो वहां की मसल वीक हो जाएंगी जी, और वो वीक ही रहेंगी। तो बेसिकली जो लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जी एक बार हुई थी, फिर थोड़ा ठीक हो गई, फिर होगी, क्या होता है कि कुछ दिन वो इलाज कराते हैं, वो थोड़ा ठीक हो जाता है, इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, फिर वो कुछ वजन उठाते हैं या कुछ करते हैं किसी भी एक्टिविटी में, उनका वो फिर ट्रिगर हो जाता है, रिकरेंट होता है वो इंजरी, क्योंकि वहां की मसल, स्पेसिफिक एरिया की मसल वीक होगी। तो स्ट्रेंथनिंग कंटिन्यू रखनी है और वो ऑब्जर्वेशन में करनी है, तो वो बिल्कुल 100% ठीक हो सकते हैं, पर अगर मिसगाइड ना हो तो। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब चोट लगती है ना कहीं पर, तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि उसको ना हिलाना नहीं है, हिलाते ही नहीं हम उस जगह को जी। कहीं पर भी लग जाए चोट तो कोशिश ये रहती है कि उसको हम लोग बचा के और मूव नहीं करना, ये हमारी कोशिश रहती है, जबकि ये गलत अप्रोच है। कैसे? चोट लगने पर भी उसको मूव करना जरूरी होता है कुछ टाइम। हाँ, अगर फ्रैक्चर है, टेंडन टूट गया, मतलब जहां कुछ टूट फूट होगी, जहां कुछ दो चीजें टूट के अलग अलग होगी, वहां उनको एक जगह पे रखना जरूरी है, वहां इमोबिलाइजेशन की जरूरत है। बोन टूट के ऐसे हो गई, उसको उसकी जगह पे रखना जरूरी है, इसलिए प्लास्टर लगा देते हैं कि हिलाना नहीं। लेकिन बाकी जो इंजरीज होती हैं, तो उन केसेस में जो टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हुई है, दूसरी तरह की इंजरीज, मसल टीयर हो गया, हाँ, जो वो इंजरीज होते हैं, उसमें जब हम उसको मूव नहीं करते हैं तो वहां ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जाता, वो नहीं जाता तो हीलिंग डिले होती है जी। मैंने किताबें पढ़ने का, आप जानते हो मुझे शौक है, तो रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही थी, अमेरिकन राइटर ने लिखी हुई है, वो पेन के ऊपर ही पूरी बुक है, उसमें भी उन्होंने यही लिखा हुआ है कि पेन को कम करने के लिए भी मूव करना जरूरी है,
जी क्योंकि वहां पे जितना हम किसी हिस्से को हिलाएंगे, आप आज अपने शरीर के एक हिस्से को हिलाना बंद कर दो, वो धीरे धीरे करके वीक हो जाएगा, सूख जाएगा, मूव भी नहीं कर पाओगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा। तो इसलिए चोट लगती भी है तो डॉक्टर के सलाह के साथ आपने उसको मूव करना है। उसको जितना ज्यादा आप बचा के रखेंगे उतना ही वो हीलिंग डिले होगी, उतना ही मसल्स वहां के वीक होंगे, उतना ही वो जॉइंट है जो और वीक हो जाएगा, और उतना ही उस पे जो री इंजरी है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। जी मैम, मैंने ऐसे ही एक उदाहरण देखा था, सोशल मीडिया की बात ही बता रहा हूँ मैं, कि एक वुमेन है जो कि 50 ईयर एज थी, उनको अर्थराइटिस था। अर्थराइटिस की समस्या में उन्होंने जिम ज्वाइन करी, अपनी डाइट पे फोकस किया, और आज वो 65 अबव है और उनको अर्थराइटिस समस्या खत्म हो गई है बिल्कुल। देखो, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है डीजेनरेशन से, और एज लिंक्ड प्रॉब्लम है ये एक। इसमें क्या है, बेसिकली यही है कि जब हम लोगों ने मसल्स वीक हो गई, बोन अंदर से खोखली होनी शुरू हो गई, है ना, मसल्स जो है आसपास का जो ढांचा किसी भी जोड़ का, इसी जोड़ को ये दिखा सकते हो तो इसको ले लेते हैं, एक ढांचा जो है उसका आसपास का, उसकी स्ट्रेंथनिंग पे हमने ध्यान नहीं दिया, उसकी एक एक्सरसाइजेस जो करनी हमें जरूरत थी वो हमने करी नहीं, उसको हमने जो काम उससे लेना चाहिए ताकि वो स्ट्रांग रहे वो नहीं हम ले रहे, ऊपर से आपकी बोन्स अंदर से खाली होनी शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें मिलकर ऑस्टियोआर्थराइटिस बनती है। उससे फिर पेन आती है, फिर पेन होने से और मूवमेंट कम हो जाती है, तो धीरे धीरे करके हम इस विशियस सर्कल में फंसते जाते हैं। जो उस फीमेल ने किया, उसने, उसकी अप्रोच बिल्कुल राइट थी, उसने अंदर सही रॉ मटेरियल भेजा, इधर मशीन को सही से चलाया तो प्रोडक्ट तो बढ़िया ही बनेगा। तो बेसिकली हमें अपनी डाइट ठीक रखनी है, अपनी रूटीन ठीक रखनी है। जो लोग रात को जागते हैं उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आयुर्वेद के हिसाब से उनकी बॉडी का एयर एलिमेंट वात है जो, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसका काम क्या है, रफनेस करना, ड्राइनेस करना और पेन, ये सारा उसी का ही काम है। ठीक, तो जो लोग रात को जागते हैं उनके लिए और भी ज्यादा जरूरी है कि वो अपने रेगुलर बेसिस पर बॉडी की ऑयलिंग करें। स्किन पर तो हम ऑयल लगाना ही भूल गए हैं, लोशंस खरीद खरीद के चिपकाई जा रहे हैं, वो केमिकल्स के पे केमिकल्स लगाते रहेंगे, लेकिन नेचुरल चीजें नहीं हम इस्तेमाल करना चाहते। तो बॉडी की रेगुलर मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे होता क्या है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जब हम बॉडी पे ऑयल लगाते हैं तो दो तरह से ये चीज काम करती है। एक तो उस ऑयल ने काम करना है। अब तिल का तेल जो है ये कैल्शियम से भरपूर है, तिल कैल्शियम रिच फूड है, खाओ भी लगाओ भी। तो तिल के तेल से हम मालिश करते हैं तो वो कैल्शियम का भी एक सोर्स है। सेकेंडली वो ड्राइनेस को कम करता है जी, ठीक है। जब फिर हम मसाज करेंगे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो जल्दी जल्दी जो है उस पार्ट को, जहां पे भी किसी पार्ट को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्योंकि वो बीमार है उतना हिस्सा, तो उसको और ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है ना, तो वो लेके जाने वाला कौन है, ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन होगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी, मतलब वहां पे अगर कुछ फ्लूइड बाहर निकल गया या वहां कुछ ऐसी चीज जमा है जो वहां नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो रखी है, तो उसके लिए लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए भी हम लोग मसाज ही करते हैं, है ना। और चोट लग गई या जिम करके आ गए, मसल में खलियां पड़ गई, आम भाषा में बोलो भाई, नमक की पोटली या रेत की पोटली से सेक करो ना उसको जी, उसको उससे सेक करना है हमने। तो ये चीजें जो हैं ये बड़ी आसान है करनी, लेकिन हमें पता नहीं इसलिए हम नहीं कर पाते। तो एज बढ़ रही है तो जैसे उस फीमेल ने किया, डाइट आप अपनी अच्छी करो, बॉडी को हर चीज की बैलेंस जरूरत है वो खाओ, घी भी खाना जरूरी है, तेल भी जरूरी है बॉडी के लिए, लगाओ तेल को, ठीक है, बॉडी के ऊपर मसाज करो, अपनी केयर करनी चाहिए जी। तो ये दोनों तरह से अगर हम इसको पकड़ेंगे तो डेफिनेटली जो उसने किया वो हम सब कर सकते हैं। मैम आजकल ना जो लोग जिम जा रहे हैं ना उनमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, लोग प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उस वजह से। तो प्रोटीन का हम ऑर्गेनिक सोर्स क्या हो सकता है हमारे लिए, वेजिटेरियंस के लिए खास करके? वेजिटेरियन, ये सवाल मेरे सामने पहली बार नहीं आया, ये सवाल तो मेरे सामने तब से आ रहा है जब से मैं क्लिनिक पर बैठी जी। खास करके जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है और जो जिम करते हैं, जो वेजिटेरियन है, तो उनकी ये क्या है कि सारा डर का खेल है। तो ये बता दिया गया कि भाई अगर ये नहीं खाया ना तुमने चम्मच भर के रोज, तो ना तो तेरे मसल बनने हैं, ना तेरी स्ट्रेंथ आनी है, ना तेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी है। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत साबित किया, बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन
वो वेजिटेरियन लोग हैं। एक बॉडी बिल्डर है हमारे देश के, मेरे को नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा, आपको याद आएगा तो बाद में लगा देना स्क्रीन पे जी। वो 100% वेजिटेरियन है। सत्तू है जो हमारा, जो सत्तू हम लोग खाते थे घरों में, बच्चों को भी खिलाया जाता था, वो क्या है, प्रोटीन का भरपूर सोर्स है वो जी। स्प्राउट्स है हमारे। आप मैंने जब एक मैंने पढ़ाई करी, कोर्स किया, उसमें चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर था। तो कम्युनिटी, जब हम कम्युनिटी हीलिंग की बात करते हैं तो वो उसमें एक रेसिपी बताई गई है जो सरकारी प्रोग्राम में भी शामिल है, कि मूंग की दाल है जो उसको अंकुरित कर लो, उसको स्प्राउट कर लीजिए, फिर उसको सुखा लीजिए जी। जब दालों को हम अंकुरित कर लेते हैं, स्प्राउट कर लेते हैं, उनकी प्रोटीन जो है वो बहुत गुना बढ़ जाती है जी। है ना। ऐसे खा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। छोटे बच्चे हैं नहीं खाते, या आपको टेस्टी नहीं लग रहा, आप उसको सुखा लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसका आटा बना लीजिए, उसके बाद चाहे उसके लड्डू बना के खा लो, चाहे उसको किसी भी तरह से आप उसको बना के खा सकते हो। तो बना के भी खा सकते हैं, बिल्कुल चीला बना के खा सकते हैं। सत्तू मखाने लीजिए, उसको भून लीजिए, वो भी पीस कर उसमें मिक्स कर लीजिए, है ना। उसी में आप ये स्प्राउटेड जो ग्रेन्स हैं, वो स्प्राउटेड जितनी भी दालें स्प्राउट आप कर सकते हो, स्प्राउट करके उसको आप उसमें मिक्स कर लीजिए, अश्वगंधा डाल लीजिए उसमें जी। ठीक है। इस तरह की ये नेचुरल चीजें हैं। और प्रोटीन की अगर आप परसेंटेज को कंपैरिजन करेंगे ना, अगर 30 ग्राम प्रोटीन पाउडर जो सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर है उससे, और अगर आप इन नेचुरल चीजों के से बना हुआ जो प्रोटीन पाउडर है, अगर आप उसको कंपैरिजन करेंगे तो वो कम से कम भी 6 गुना ज्यादा प्रोटीन होगा प्लांट बेस्ड में जी। ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है। वेजिटेरियंस की प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशंस। क्यों? अकेली प्रोटीन को हमारी बॉडी जो है नहीं ले पाती है। तो जब हम लोग दाल चावल खाते हैं तो वो प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है तब वो। और कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? मटर है, जैसे मटर भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जो चने हैं, सफेद चने हैं, वो भी उस 3 बीन सैलेड बना के खाओ आप। चने हो गए, सोयाबीन हो गई, है ना, ब्लैक चने हो गए या लोबिया हो गया, ये जो चीजें हैं इनको आप सोक कीजिए, हल्का इनको स्टीम कीजिए या उबाल लीजिए, उसकी सैलेड बना के खाओ, इतनी बढ़िया टेस्टी वो सैलेड लगती है। हाई प्रोटीन का ये सोर्स है जी। ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है ना। और जितनी ज्यादा जो इस तरह की चीजें, हमारी जो नेचुरल डाइट चलती आ रही है सदियों से, वो ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट है। तो हमें उस ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको खाना है बस। ट्रेडिशनल चीजों पे वापस आ जाओ, बस यही मेरा मैसेज है। मैम, लोगों ने ना भ्रम इस वजह से फैला रखा है कि कार्ब्स जब ज्यादा खा रहे हो तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ाओ, क्या ये सही है? देखो, कई जगहों पे है भी, जैसे अब डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जो खास करके, उसमें हमें उनको प्रोटीन ऐड करना पड़ता है, तो हम करते भी हैं। हम उनको एक बार की बजाय 2 बार आप स्प्राउट्स खाइए, हम उनको मोटिवेट करते हैं। सोयाबीन खाइए, हम उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम ऐड करते हैं उनकी डाइट में, है ना। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी को हर चीज की जरूरत है। हम एक तरह, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि एक रस सेवन करेंगे तो शरीर में वात की वृद्धि होगी। ये हुई शास्त्रों की स्टेटमेंट। अब इसको मैं डिकोड कर देती हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम एक ही तरह की चीज को लगातार खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी उन चीजों की जिनको हमने छोड़ दिया। अगर फैट भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है जी, मेटाबॉलिज्म के लिए फैट जरूरी है। प्रोटीन खा लो, फैट नहीं खा रहे हो, है ना। क्या करोगे? बॉडी के सॉफ्टवेयर को तो नहीं चेंज कर सकते ना हम, वो तो वही का वही रहेगा जी। इसलिए सही मात्रा में हर चीज लेना जरूरी है। ब्रेन ही नहीं काम करेगा तो अकेले मसल बना के क्या कर लोगे? ब्रेन को फैट चाहिए। किसी चीज को भी आपने ब्रेन तक भेजना है तो वो या तो शुगर के साथ भेज दोगे, या अल्कोहल के साथ भेज दोगे, या आप उसको फैट के साथ भेज दोगे, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर ही नहीं क्रॉस करेगा। इसीलिए कॉम्बिनेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके बैठो, उनके पास बैठ के डिस्कशन करो, अपनी रूटीन बताओ, अपनी फिजिकल एक्टिविटी लेवल बताओ, उसके हिसाब से आप उनसे डाइट पूछिए, क्या क्या चीजें आपको और ऐड करनी है वो कीजिए। नेचुरल तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है हमें सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की, कोई जरूरत नहीं है हमें सुबह उठ के मुंह में टैबलेट्स ठूसने की। एक बार जिसको बैक पेन हो गया वो सारी उम्र उससे
परेशान रहता है। तो एक तो है कि वहां पे मसल वीक हो गई, वहां पे प्रोटेक्टिव स्पाज्म आ गया। बॉडी का हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि वहां पे प्रोटेक्टिव स्पाज्म करेगी, उस बॉडी पार्ट को कम यूज करेंगे हम। वो एक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, तो जिसकी वजह से वो एरिया वीक हो जाएगा, उसको स्टैंड अप करना है। तो इस वजह से वहां पे रिकरेंट इंजरी होने का चांस रहता है और उनका पेन हमेशा के लिए बना रहता है। पहली बात ये। दूसरी हम बात करेंगे कि जो लोग सोचते हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि ये थेरेपेटिक एक्सरसाइज है जी। तो कहीं भी कोई इंजरी होती है, उस इंजरी के ऊपर हम थेरेपेटिक एक्सरसाइज देते हैं, उससे उसमें लोड नहीं आता, ऑप्टिमम लोड होता है। ऑप्टिमम लोड हर किसी इंजरी को ठीक करने के लिए जरूरी है। जैसे फ्रैक्चर में भी ऑप्टिमम लोड हम देते हैं। आफ्टर सर्जरी भी डॉक्टर आपको बोलता है कि आपने चलना शुरू करना है। अगर आप उस पर वेट नहीं डालोगे, ऑप्टिमम लोड मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, कितना कितना करना है वो या तो आपका सर्जन डिसाइड करता है या फिजियोथेरेपी डिसाइड करता है कि कितना डालना है। उससे ऑप्टिमम लोड से उसमें स्ट्रेंथनिंग आएगी, उसकी मिनरलाइजेशन अच्छे से होगी और वो अच्छे से जुड़ेगा जी। अगर आप हड्डी को प्लस्तर में या उसको लोड ना दो, उसको ऐसे छोड़ दो, एक तो वो वीक हो जाएगी जी, जो कि एक नेचुरल सा फंडा है कि हम जिस चीज को यूज नहीं करते वो खराब हो जाती है। मसल्स के साथ भी यही रहता है। मसल के साथ भी यही रहता है। तो ऑप्टिमम लोड जरूरी है और हम थेरेपेटिक एक्सरसाइज से उसको ऑप्टिमम लोड ही दे रहे हैं। सर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हम कोई स्पेसिफिक मसल को टारगेट करके भी एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताई गई है ऐसे? हाँ डेफिनेटली, हम स्पेसिफिक मसल को ही टारगेट करके एक्सरसाइज बताते हैं, तभी तो वो थेरेपेटिक एक्सरसाइज हुई। अगर आप डंबल उठाओगे तो आपकी बाइसेप का भी जोर लग रहा है, आपके शोल्डर मसल का भी जोर लग रहा है, आपके नेक मसल का भी जोर लग रहा है, तो वो कंप्लीट है। वो एक यूनिक मसल कभी काम नहीं कर रही। तो हम उसको स्पेसिफिक टारगेट करके, फोकस करके उस एक्सरसाइज को कराते हैं कि उस एरिया में फर्क पड़े जहां प्रॉब्लम है।